स्टूडेंट्स 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडी में जो हमारा लास्ट लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे वो था कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसमें मैंने आपको 4 टाइप के डिफरेंस बताए थे। ये आपका एक फॉर्मेट है जिसमें हम डिफरेंसेस को लिख रहे हैं। बेस ऑफ डिफरेंस में हम वो बेस लिखेंगे, वो बेसिस लिखेंगे जिस पे आप डिफरेंस कर रहे हैं। बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट 3 कॉलम अलग अलग हैं। मैंने आपको इनके बारे में, तीनों के बारे में जो सिंपल कॉन्सेप्ट है इनका वो बता दिया है। इसके अलावा हमने इसमें 4 डिफरेंस भी पढ़े हैं। नंबर 5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो, ये एक मेजर फैक्टर है कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, क्योंकि एक कहावत है पैसे से पैसा बनता है। तो वो वाली बात यहाँ पर भी आएगी आपकी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना कैसा होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, उस चीज़ को लेके यहाँ पर एक डिफरेंस बनता है। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूँ कि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो, तो ये आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। भाई सीधी सी बात है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 लाख रुपए ही चाहिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 करोड़ रुपए ही चाहिए। बिजनेस छोटे बड़े सब तरह के होते हैं। बिजनेस के 2 नेचर हैं। नेचर में एक है इंडस्ट्री नेचर और एक है ट्रेड नेचर। एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ चीज़ें बनती हैं और एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ चीज़ें केवल बेची जाती हैं। तो जहाँ केवल बेची जाएंगी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहाँ बनाई जाएंगी वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल, मशीनरी, ज़मीन, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में हमेशा एक ट्रेड के कंपैरिजन में एक इंडस्ट्री के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, ज़्यादा होता है। भाई मार्केट में एक तो है जूतों की दुकान और एक कंपनी ने जूतों की एक इंडस्ट्री लगाई है। तो इंडस्ट्री में आपको जानते हो कितना हैवी क्या होता है, मशीनरीज वगैरह आपके इस्तेमाल होती हैं। तो इस कंडीशन में वहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो एक जूते की दुकान के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो नेचर के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में हमेशा कैपिटल ज़्यादा लगता है बजाय किसके, ट्रेड के। ठीक है। इसके अलावा हम साइज़ की बात करें तो साइज़ आप जितना बड़ा रखेंगे अपने बिजनेस का, आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लो आपने बिजनेस जो है उसके लिए मान लो आपने दुकान ही डाली है, लेकिन दुकान के अंदर अपन ने क्या किया, उसको एक शोरूम के फॉर्म में डाला है। हमारा 2-3 मंजिल का एक बड़ा शोरूम है जिसमें सभी तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो हम मेंटेन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अभी वाले ही ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अगर आप बिजनेस को बड़े साइज़ का करोगे, स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पर आपका कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और अगर मान लो वो छोटे साइज़ का ही है तो आपका कैपिटल कम लगेगा। क्लियर। अगर हम बात करें प्रोफेशन के बारे में, तो प्रोफेशन में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा लगता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सम कैपिटल रिक्वायर्ड इन दिस। कुछ आपको थोड़ी सी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। भाई क्यों होगी, आप तो बिजनेस भी नहीं कर रहे, फिर आप मशीन भी नहीं लगा रहे, फिर आप फर्नीचर भी नहीं लगा रहे, तो आपका पैसा किस में लगा। तो देखो क्या होता है, हर प्रोफेशन का एक प्लेस होता है। जैसे एक लॉयर होगा, एक वकील होगा, तो उसका एक ऑफिस होगा। ऑफिस का सेटअप करने के लिए उसको क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा। ऐसे थोड़ी आप रोड पे घूम रहे हो कि मैं वकील हूँ। अगर मान लो कोई डॉक्टर है तो उसका एक क्लिनिक होगा। अब क्लिनिक में तो ढेर सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी उसको अरेंज करनी पड़ेंगी अगर उसे अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज सोसाइटी को देनी है। अगर एक सीए है तो उसका भी एक क्या होता है, एक ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, जहाँ पर वो अपने काम करता है, लोगों से बातचीत करता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उनको पर्सनल सर्विसेज देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब जो छोटी मोटी आप ऑफिस वगैरह सेटअप कर रहे हो, क्लिनिक सेटअप कर रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी कैपिटल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अगर हम
एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कैपिटल आपको चाहिए नहीं होगी, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। ध्यान रखना है आपको किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल ज़रूरत नहीं होगी। भाई आज मान लो कोई क्लर्क है और उस क्लर्क को कोई कंपनी या कोई बैंक या कोई संस्था अपॉइंट कर लेती है, तो क्या उस क्लर्क को उस संस्था के लिए पैसे देने पड़ेंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है आपकी क्वालिटी, आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। अब आपकी एलिजिबिलिटी सामने वाले को पसंद आई है तो उसने आपको अपॉइंट कर लिया, तो यहाँ पर पैसों का कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी कि एक जॉब स्टार्ट करने के लिए, एक एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी टाइप का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 6 पे, रिस्क फैक्टर। अगर हम जोखिम की बात करें, रिस्क की बात करें, देखो रिस्क क्या है? रिस्क एक पॉसिबिलिटी है जो इंडिकेट करती है आपको किसके बारे में? लॉस के बारे में, कि भाई आपको फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी, उसको कहेंगे हम रिस्क। अगर वो रिस्क हुई तो फिर लॉस हो सकता है, और रिस्क नहीं हुई तो लॉस नहीं होगा। तो उससे आपको क्या करना है? बचने के लिए कुछ पहले से मैनेजमेंट करना होता है, लेकिन आप उस चीज़ से डरते भी तो हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर है। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क का सिस्टम इन तीनों के अंदर कैसा है? अलग अलग है। जैसा कि आपको पता है बिजनेस में हमेशा एक अनसर्टेन रिस्क जो होती है वो बनी रहती है, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा, आपकी हमेशा उसके अंदर रिस्क रहेगी। भाई जैसे मान लो एक फ्रूट वेंडर है, उसने सुबह अपनी लॉरी में फ्रूट रखे और गली गली मोहल्ले में बाज़ार में बेचने न चला गया। अब पता चला अगर सेम डे में उसने ये सारी चीज़ें बेच के फ्री नहीं की तो हो सकता है शाम तक ये ख़राब हो जाए, तो जो भी माल ख़राब होगा वो ख़राब, उसका लॉस माना जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी है। अब हो सकता है वो शाम से पहले ही सारे बेच दे, और हो सकता है शाम तक उसका आधा माल भी नहीं बिक पाए। तो पॉसिबिलिटी पर आपका डिपेंड करता है रिस्क। बिजनेस में हमेशा हायर रिस्क रहती है। हायर कितनी? जितना आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। एक पान की दुकान, एक सब्जी का ठेला, एक छोटी सी किराने की शॉप, इन सब में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो इन पर रिस्क भी कैसा रहेगा? कम रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें किसी ऐसी कंपनी के बारे में जो बड़े महंगे आइटम्स बेचती है, जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी, एक टेलीकॉम कंपनी, नहीं एक एयरलाइन सर्विसेज, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो आपकी रिस्क है वो भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। भाई मान लो कोई एयरलाइंस है, उसका कोई एरोप्लेन जो अच्छा नहीं है, चलने के लायक नहीं है, उससे क्या कर दिया उन्होंने? ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी और वो रास्ते में क्रैश हो गया, तो यहाँ पे नुकसान जो है ये ज़्यादा होगा, क्योंकि वो काफ़ी महंगा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिस्क के बारे में तो यहाँ पर अनसर्टेन रिस्क फाउंड ऑलवेज, हमेशा क्या रहेगी? एक अनसर्टेन रिस्क रहेगी आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रोफेशन के अंदर तो सम रिस्क यहाँ पर कुछ रिस्क हो सकती है, क्योंकि वैसे तो आप जो फ़ीस लेते हैं वो पहले ही आपको मिल जाती है, एक फ़िक्स फ़ीस पर आप काम करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत कैपिटल भी तो लगाया है, तो यहाँ पर आपकी कुछ रिस्क हो सकती है, और यहाँ पर आपकी किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं होगी। यहाँ पर रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। भाई जितना काम करोगे उतना आपको रेमुनरेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपने कुछ लगाया ही नहीं है तो क्या डूबेगा? तो इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पर आपकी कोई रिस्क नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 7 पर, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है हित हस्तांतरण, यानी कि बिजनेस में जो भी आपके हित है, हित से मतलब आपकी संपत्ति, आपके लाभ, आपके अधिकार, इन सभी चीज़ों को आप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करें, उसे कहते हैं हित हस्तांतरण। तो हित हस्तांतरण की बात करें हम तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में
इन तीनों में एक अच्छा डिफरेंस है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में पॉसिबल है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। बिजनेस में पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल अपना बिजनेस दूसरी कंपनी या दूसरे व्यक्ति को बेच सकती है। जैसे अपन देखते हैं मार्केट में ढेर सारी कंपनी जो होती हैं वो बिक जाती हैं। जैसे अभी आपकी कंपनी थी व्हाट्सएप कंपनी, उसको ख़रीद लिया किसने? फेसबुक कंपनी ने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा स्टील कंपनी के बारे में, तो टाटा स्टील कंपनी ने कोरस स्टील को ख़रीद लिया, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेम बिजनेस करने वाले दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को ख़रीद लेते हैं, यानी कि वो बिजनेस बिक जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है? पॉसिबल है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। आज मेरी मान लो कोई शॉप है और उसको लेके मुझे बेचने का मन हुआ, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को वो सारा माल, दुकान, फर्नीचर जो भी मेरे पास है, उन सब का रिटर्न लेके, उन सब का पैसा लेके वो बिज़नेस उसको हैंड ओवर कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया? अपने सारे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिए। किसको? दूसरे व्यक्ति को। जबकि हम प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र है वो कैसा रहेगा? इम्पॉसिबल रहेगा। इम्पॉसिबल क्यों है भाई? आज मैं डॉक्टर हूँ, जैसे मान लो मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है जो नाकारा घूम रहा है, इसके पास कोई काम नहीं है, मैं इसको डॉक्टर बना दूँ। तो मैं अपनी डिग्री, अपनी क्वालिटी, अपनी नॉलेज उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें तो मैंने ली है ना, ये चीज़ें मुझे दी गई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन चीज़ों के बारे में मुझे परमिट किया है। उन्हें, मैं पास हुआ हूँ उस एग्ज़ाम में, उन्हें मेरी क्वालिफ़िकेशन अच्छी लगी, उन्हें मेरी क्वालिटी अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने मुझे ये चीज़ दी। अब ये चीज़ मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर मैंने उसको डिग्री बेच दी तो नॉलेज तो अभी मेरे पास ही है, क्योंकि ये क्वालिटी या स्किल बेस्ड है। मैं बता दूं आपको, ये स्किल बेस्ड है। क्या? प्रोफेशन। मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि जो प्रोफेशन होता है उसके लिए किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपके पास स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स का होना कैसा है? ज़रूरी है। तो ये स्किल्स पे बेस्ड है, और स्किल्स को ट्रांसफ़र कैसे करेगा कोई आदमी? तो इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो इम्पॉसिबिलिटी है ट्रांसफ़र की वो बड़ी रहेगी। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो यहाँ पर भी आपका प्रोफेशन जैसा ही सीन बना हुआ है, यहाँ पर भी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है भाई? जैसे मान लो कोई एम्प्लॉयर है, कोई नियोक्ता है, उसने क्या किया? किसी एक बंदे को उसकी क्वालिटी चेक करके, उसका इंटरव्यू लेके, उसके स्किल्स देखकर क्या कर लिया? अपॉइंट कर लिया। अब वो जो बंदा अपॉइंट हुआ है एज ए एम्प्लॉई, वो सोच रहा है कि मैं मेरी पोस्ट पे मेरे फ्रेंड को क्या करूं? अपॉइंट करवा दूं और मैं यहाँ से हट जाऊं। तो वो अपनी पोस्ट ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने फ्रेंड को कि मैं कोई और काम देख लूँगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो आपकी क्वालिटी अच्छी लगी है। अब आपके फ्रेंड की क्वालिटी आप में थोड़ी है। कुल मिला के बात यह है कि आपकी जो क्वालिटी है वही एम्प्लॉयर को पसंद आई है, फ्रेंड वाली क्वालिटी उसको पसंद आए नहीं आए इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो ये स्किल या नॉलेज पर दोबारा से बेस्ड हो गया। एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन का सीन एक जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है, ये चीज़ें प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये थोड़े किस पे डिपेंड करते हैं? आपके नॉलेज पे, स्किल्स पे और इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो जिसके पास होता है वही ले सकता है, दूसरे व्यक्ति को इन चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट का मीन क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आचार संहिता, एक नियमों का जो एक सूची होती है, नियमों के तरीके होते हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है, उसे कहते हैं आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। और ऐसा होना भी चाहिए। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपको स्कूल्स के कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ता है कि भाई आप उस तरह से कंडक्ट करोगे, उस तरफ से व्यवहार करोगे जैसा आपको स्कूल कहता है। आपको स्कूल वाले कहते हैं भाई आपको सुबह 7 बजे असेंबली टाइम से पहले आना है, ठीक है। दूसरा, आपको हर पीरियड में बाहर नहीं निकलना क्लास से, ठीक है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ड्रेस कोड पूरा आपका रहना चाहिए, पढ़ाई ढंग से करनी है, टेस्ट वगैरह टाइम पर देने हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपके कोड ऑफ कंडक्ट में आती है, और इस चीज़ को जब आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हो, आप स्कूल से जुड़ते हो, उसमें एडमिशन लेते हो, तो आपको उसे मानना पड़ता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। क्या होता है, जैसे कि आपको पता है बिजनेस में तो जो ऑनर होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने उसको परमिट किया हो कि भाई आपको ये काम करना है। ठीक है, तो वहाँ पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन जो सिंपल गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल रूल्स में जैसे आपको गवर्नमेंट कह रही है भाई पॉल्यूशन नहीं करना, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इसके अलावा आपको जो चाइल्ड लेबर है उसको यूज़ नहीं करना है। तो सिंपल जो रूल्स सभी के लिए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि नो एनी कोड ऑफ कंडक्ट, कोई आचार संहिता किसी भी प्रकार की नहीं है जो स्पेशली प्रेस्क्राइब की गई हो, दी गई हो, किसके लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में, प्रोफेशन के बारे में, तो यहाँ पर प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड बाई प्रोफेशनल बॉडी। यस, यहाँ पर आपके लिए स्पेशल रूल बनेंगे भाई। यहाँ पर आपका जो बिहेवियर होगा वो एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा, और वो डायरेक्शन, वो कोड ऑफ कंडक्ट किसने बनाया है, वो बनाया है उस प्रोफेशनल बॉडी ने। मैंने प्रोफेशनल बॉडी के बारे में आपको बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोफेशन करने के लिए परमिशन देगा, जो आपको ऑथोरिटीज़ दे रहा है, वो प्रोफेशनल बॉडी माना जाएगा। इसको कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है भाई। जैसे मान लो आज कोई सीए है, और उस सीए ने क्या किया, कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मिलकर और उसमें कुछ फ्रॉड कर दिया। अकाउंट्स में जो फ्रॉड है उसको छुपाया, उसको प्रेजेंट नहीं किया कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने। तो ये फ्रॉड जो है, इसमें ये चीज़ निकल के सामने आई जब कंपनी ने केस किया, जब शेयर होल्डर्स ने केस किया। तो ऐसी कंडीशन में जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा, ICAI, वो उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है, यहाँ पर जो आपके पेनल्टी लगाई है, इस सब चीज़ के बारे में कंट्रोल कौन कर रहा है, ICAI इंस्टीट्यूट, जिसने परमिट किया था एक व्यक्ति को कि वो CA का काम करे। ऐसे ही डॉक्टर का होता है, मान लो कोई डॉक्टर है, वो अपने जो उसका प्रोफेशन है उससे हटके वो काम कर रहा है। जैसे मान लो उसने क्या किया, ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो स्मगलिंग कर रहा है, पेशेंट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको निकाल के वो स्मगलिंग कर रहा है। तो ये तो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है। तो अब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपका लाइसेंस रद्द कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती हैं। तो हर प्रोफेशन के साथ जो प्रोफेशनल बॉडी, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे जो नियम बन के आते हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर के लिए होता है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे आपके लिए रूल्स बनाएगा, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके आपको क्या करनी है, वकालत करनी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो प्रोफेशनल बॉडी बनाती है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपन एम्प्लॉयमेंट कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। यस, आपको ध्यान देना है कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एम्प्लॉयर ने, जो कंपनी ने, जो मालिक ने डिज़ाइन किए हैं, उनको आपको मानना पड़ता है। भाई जैसे मान लो एक ऑफिस है किसी कंपनी का, तो उस ऑफिस में आने जाने का टाइमिंग, लंच का टाइमिंग, वहाँ पर जो काम के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मानना, वहाँ पर वैसा बिहेवियर करना, ये सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही आती हैं। तो अलग अलग एम्प्लॉयर के पास अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट हो सकती हैं। तो इसलिए अपन बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर, कि जो एम्प्लॉयर बताता है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वहाँ पर अपना व्यवहार करना है, वहाँ के नियमों को मानना है। ठीक है, तो इस तरह से 4 डिफरेंस हमने कल पढ़े थे, 4 डिफरेंस हमने आज पढ़े हैं, और इस तरह से आपका जो
डिफरेंस है, जो कंपैरिजन है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू।